डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड फॉर्च्यून। बेंजामिन डिज़रायली कहते हैं डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड फॉर्च्यून। डिलीजेंस यानी कि किसी भी चीज़ को लगन से करना, किसी भी चीज़ को पूरे जुनून से करना। जब आप किसी भी कार्य को इस प्रकार से करते हैं, पूरी लगन से उस चीज़ को करते हैं, तो आपका नसीब जो है वो भी आपका साथ देने लगता है। डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड फॉर्च्यून। तो अगर आप गुड लक की तलाश में हैं तो गुड लक को आप पैदा कर सकते हैं बाय डूइंग योर वर्क डिलीजेंटली। आज 13 अक्टूबर 2021 है, दिन है वेंसडे। हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। मलेरिया वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, फिर ISK वर्सेस तालिबान, क्वाड, टूरिज्म सेक्टर के बारे में बात करेंगे, एंड देन द लास्ट वन इज अबाउट केरला एंड कोविड-19। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर नवरात्रि सेल चल रहा है। इसमें आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा, ऊपर से मिलेगा एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट जब आप शुभ 25 कोड का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए, ये ऑफर सिर्फ 15 अक्टूबर तक ही वैलिड है। अगर आप हमारे स्मार्ट कोर्स या फिर अलग अलग स्मार्ट कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, देन यू कैन विजिट studyiq.com, या फिर आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और एल्स यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन दिस नंबर। तो चलिए बात करते हैं मलेरिया के बारे में। इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने मलेरिया की वैक्सीन को अप्रूव किया है। इसका साइंटिफिक नाम है RTS-SAS01, या फिर इसका दूसरा नाम है मॉस्किरिक्स। मॉस्किरिक्स जनरली इसका नाम जो है मॉस्किरिक्स मीन्स एक कॉमन नेम जो है इट इज़ मॉस्किरिक्स। ऑफिशियल या फिर टेक्निकल जो नाम है दैट इज RTS-AS01। नाउ रिमेंबर दिस इज ए वैक्सीन। एक बेसिक डिफरेंस क्या है वैक्सीन और मेडिसिन में? वैक्सीन जो है वो हम पहले लेते हैं, बीमारी होने से पहले लेते हैं, ताकि हमें उस पर्टिकुलर डिजीज से एक प्रोटेक्शन मिल जाए। मेडिसिन जो है वो जब हम बीमार हो जाते हैं उसके बाद रिकवर होने के लिए हम मेडिसिन कंज्यूम करते हैं। आई एम श्योर ये एक बेसिक चीज़ आप सभी को पता होगी। अब इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है, इसका मतलब यह है कि इसके कुछ फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल्स कंडक्ट किए गए होंगे। यस ऑफ कोर्स किए गए। अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि घाना है, मलावी है, वहाँ पर 8 लाख जितने बच्चों को ये वैक्सीन दिए गए। 2019 तक ये सारे 2019 से ये ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे थे, और इसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए हैं। ये वैक्सीन किसके लिए है? पर्टिकुलरली ये वैक्सीन जो है ये छोटे बच्चों के लिए है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मलेरिया की वजह से इस दुनिया में हर साल 5 साल से कम उम्र के 3 लाख से भी ज़्यादा बच्चों की मृत्यु होती है जस्ट बिकॉज ऑफ मलेरिया। सदियों से मलेरिया ने न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों की जान ली है। एक लंबे समय से इस वैक्सीन को ढूंढने की तलाश चल रही थी। फाइनली ये वैक्सीन हाथ में आ चुकी है, फाइनली ये फॉर्मूला हमारे हाथ में आ चुका है, और इस वैक्सीन को डेवलप किया है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने, और इसको फंड किया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने। तो ये थी इस वैक्सीन के साथ जुड़ी हुई कुछ फैक्चुअल डिटेल्स। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग कंपनीज तो इस वैक्सीन को बनाएगी ही। भारत बायोटेक भी इस मलेरिया की वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने वाली है, और यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके अफ्रीका के अलग अलग देशों में इसको सप्लाई किया जाएगा। ऑफ कोर्स भारत में भी मलेरिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, तो भारत में भी इस वैक्सीन को सप्लाई की जाएगी। नाउ दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। क्यों? भारत बायोटेक का प्रोडक्शन सेंटर यहाँ पर तो है ही। इस आर्टिकल में यह सजेशन दिया गया है कि भारत बायोटेक को अपना एक प्रोडक्शन यूनिट जो है वो अफ्रीका में भी सेटअप करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर वहाँ पर ही ये वैक्सीन पैदा होगी तो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना इजी हो जाएगा। अफ्रीका इज़ सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन दिस प्लेनेट। 54 जितने देश जो हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। इसमें कुछ आइलैंड नेशंस भी आ गए जैसे कि मॉरिशस, सेशल्स एक्सेट्रा। तो इन सभी तक वैक्सीन अगर हमें पहुंचानी है तो बेस्ट तरीका यही होगा कि वहाँ पर प्रोडक्शन सेंटर जो है वो खोला जाए, या फिर अलग अलग लोकेशंस में, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के अलग अलग लोकेशंस में प्रोडक्शन सेंटर को ओपन किया जाए। भारत बायोटेक ये चीज़ कर सकता है।
दूसरा जो एक प्रॉब्लम है मैं प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा लेकिन एक हर्डल है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये वैक्सीन जो है इसके 4 डोजेस आपको प्रोवाइड करने हैं और ये 5 महीने के बच्चे से 5 महीने से ज़्यादा की उम्र के बच्चे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो 4 डोजेस अगर आपको प्रोवाइड करने हैं तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि किसी ने 2 डोजेस लिए और उसके बाद थर्ड और फोर्थ डोज नहीं लिया, किसी ने थर्ड डोज लिया लेकिन फोर्थ मिस हो गया, किसी ने सिर्फ एक डोज लिया। तो ऐसी सिचुएशंस ना हों, इसके लिए वी हैव टू भारत बायोटेक और दूसरी कंपनीज मिलकर इसके डोजेस को कम कर सकते हैं। वी शुड एम कि एक डोज में ही ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाए। लेकिन फिलहाल वी हैव ए वैक्सीन दैट हैज़ 4 स्टेजेस या फिर 4 डोजेस आपको देने पड़ेंगे, तो वी शुड स्टार्ट रोलिंग इट आउट एज क्विकली एज पॉसिबल। अब भारत बायोटेक, जस्ट इमेजिन अगर अफ्रीका में प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करता है तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव भी होगा। वैक्सीन के सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सेकंड थिंग, इंडिया और अफ्रीका के देशों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं। ये एक और नए लेवल पर चले जाएंगे व्हेन वी विल सेट अप दिस प्रोडक्शन यूनिट ओवर देयर। कॉमर्शियली भी भारत बायोटेक के लिए ये प्रॉफिटेबल होगा और लोगों की जान बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इट्स ए विन विन सिचुएशन। तो स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक, कॉमर्शियल, ह्यूमन एस्पेक्ट, सारे ये 4 पॉइंट्स, 4 पिलर्स जो हैं, ये सभी में विन विन होगा इफ़ वी सेटअप ए प्रोडक्शन सेंटर ओवर देयर। इसी के साथ भारत में मलेरिया की वैक्सीन को लेकर और ज़्यादा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने की होना चाहिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर डोजेस को कैसे कम किया जा सकता है या फिर इससे अच्छा कोई नया ऑप्शन, एक नई वैक्सीन अगर हम डिज़ाइन कर सकते हैं तो उसको लेकर हमें काम जो है वो कंटिन्यूसली रखना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कोविड के टाइम पर हमने देखा काफ़ी सारे हर्डल्स हुए लेकिन फाइनली चीज़ें जो हैं वो एक राइट दिशा में जा रही है। तो लेट्स होप के मलेरिया के साथ भी ऐसा ही होगा। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। बात करते हैं द हिंदू के एक आर्टिकल IS वर्सेस तालिबान। IS यहाँ पर हम बात करें तो इट्स नॉट IS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की बात नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ISK के बारे में, इस्लामिक स्टेट खुरासन। अब ये खुरासन जो है इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा लेकिन ये खुरासन शब्द का इस्तेमाल जो ये ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो वो एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि इट्स लाइक ए फौज और ये एक रिलीजियस फौज हैं और इस प्रकार के कनेक्शंस ये ढूंढने की कोशिश करते हैं या फिर एक ऐसे नाम रखे जाते हैं ताकि लोग जो हैं वो उसके साथ कनेक्ट कर सकें। बट रियलिटी में ये कोई लोगों को कनेक्ट नहीं, लोगों को मारने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट वीक की बात करें तो अफ़गानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है कुंदूस, और कुंदूस में एक शिया मॉस्क में एक सुसाइड अटैक, टेरर अटैक किया गया और इसमें 50 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। ये थर्ड ऐसा मेजर टेरर अटैक ISK ने कंडक्ट किया है अफ़गानिस्तान में। इससे पहले हम बात करें तो जब US फोर्सेस जो है वो अफ़गानिस्तान को छोड़कर जा रही थी तो उस टाइम पर काबुल एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। आपको याद आ गया होगा कि लोग जो है वो प्लेन के पहियों के ऊपर और इर्द गिर्द जो जगहें होती हैं वहाँ पर बैठ गए थे और उनको लगा कि वो उड़कर अफ़गानिस्तान छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। ऑफकोर्स इसमें मृत्यु हो जाएगी क्योंकि अगेन नॉट गोइंग इनटू टेक्निकलिटीज़, बट ये इंसिडेंट आपको याद आ गया होगा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुसाइड अटैक किया गया और ये इट वाज इनफैक्ट ए सुसाइड स्क्वाड अटैक। मल्टीपल लोगों ने एक साथ सुसाइड अटैक्स किए और इसमें 170 अफ़गानिस्तान या फिर अफ़गानी लोगों की मृत्यु हुई और इसमें 13 अमेरिकन सोल्जर्स की भी मृत्यु हुई। तो दिस वाज अगेन ए वेरी बिग अटैक। और अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में काबुल में एक मॉस्क में इन्होंने अटैक किया ISK ने। तालिबान के एक स्पोक्स पर्सन थे, उनकी मृत्यु हो गई और बेग योर पार्डन, उनके मदर की मृत्यु हो गई और वहाँ पर एक प्रार्थना सभा थी और ऐसे वक्त पर एक टेरर अटैक किया गया और इसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई।
तो आईएसके ने ये 3 बड़े, रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट मेजर अटैक्स, मैं छोटे छोटे अटैक्स की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं। दिस आर 3 बिग मेजर अटैक्स। इसके अलावा भी छोटे छोटे अटैक्स जो हैं वो आईएसके ने अलग अलग जगहों पर अफगानिस्तान में किए हैं। तो बेसिकली आईएसके ने ये अपनी एक एबिलिटी को यहाँ पर प्रूव किया है कि वो जब चाहे जहाँ पर चाहे अटैक जो है वो कर सकता है। और तालिबान और आईएसके के बीच में अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ भी हुई है। एक वक्त था जब अफगानिस्तान में एक सरकार थी, आज तालिबान का राज वहाँ पर चल रहा है। अफगानिस्तान की जब सरकार थी तब तालिबान ऐसी चीज़ें कर रहा था, अब तालिबान की सरकार बनी है तो आईएसके ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो आईएसके ये भी प्रूव करना चाहता है कि तालिबान को वो रिजेक्ट कर रहा है, तालिबान उसका कॉम्पिटिटर है और तालिबान जो है वो अच्छी तरीके से देश को संभाल नहीं पा रहा है। एंड दैट इज़ ए फैक्ट एज वेल कि बहुत सारी जगहों पर आपको डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। एनीवे, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही दुखद है और चल रही हैं, लेकिन सबसे दुखद बात जो है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो कहाँ पर जाएं। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, एक तरफ आईएसके है तो दूसरी तरफ तालिबान है। तो लगभग पिछले 40 सालों से हम देखें तो अफ़गानिस्तान के लोगों ने काफ़ी दुख और काफ़ी मुश्किलियाँ जो हैं वो झेली हैं। वहाँ के कॉमन सिटीजन्स की बात करें तो उनका जीवन जो है, उनके यंगस्टर्स का कोई फ्यूचर नहीं रहा है। तो इट्स अ वेरी हॉरिड थिंग। और एक मीटिंग भी हुई थी, आज न्यूज़ आइटम में हम बात करेंगे उसके बारे में। भारत ने एक स्टैंड लिया है इस चीज़ को लेकर। विल टॉक अबाउट इट एज वी मूव ऑन। सो फार आर्टिकल नंबर 2 इज ओवर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3, व्हाट फॉर, एक क्वेश्चन मार्क है, पायोनियर का ये आर्टिकल है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो तस्वीर है इसमें 4 फ्लैग हैं, 4 देशों के फ्लैग हैं। वन इज़ यूएसए, दिस इज़ जापान, ऑफ कोर्स इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो दिस इज़ ए क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सिक्योरिटी शब्द का इस्तेमाल भी हुआ है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हम जनरली क्वाड कहते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये कहा है कि क्वाड जो है ये एक नॉन डिफेंस नॉन मिलिट्री अरेंजमेंट है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या क्वाड को डाउनग्रेड किया गया है बाय यूएसए? ऑकस के बनने के बाद ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। और एक इवेंट था मुंबई में, तो जो जूनियर या फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर वेंडी शेरमैन ने भारत में ये कहा कि क्वाड जो है ये सॉफ्ट इश्यूज डिस्कस करने के लिए ग्रुप है। सॉफ्ट इश्यूज में वैक्सीन, फिर सप्लाई चेन, बिजनेस के लिए जो सप्लाई चेन है उसको, क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाला एक ग्रुप है। लास्ट ईयर अगर आप देखें तो उस टाइम पर जब ट्रंप साहब की सरकार थी तो उस टाइम पर जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पेयो जो थे, माइक पोम्पेयो जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे यूएसए के, उन्होंने टोक्यो में जब मीटिंग हुई थी, उस टोक्यो की मीटिंग में क्लियरली चाइना शब्द का इस्तेमाल किया था, चाइना देश का नाम लिया था। और उन्होंने कहा था कि हमें, हमारे लोगों को चाइना के एक्सप्लॉयटेशन से, चाइना के करप्शन से, चाइना जो कोर्जन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को बचाने के लिए वी नीड क्वाड, वी नीड ए ग्रुप। तो उस टाइम पर उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दिया था कि क्वाड इज़ अबाउट डिफेंस, क्वाड इज़ अबाउट मिलिट्री। लेकिन यहाँ पर अब यूएसए का स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो गया और मुझे लग रहा है कि ऑकस के बनने के बाद ये स्टेटमेंट जो है वो चेंज हुआ है। The American clarification comes after Quad's 4 heads of state met in US in person and stressed the rule of law and regional security. जब चारों देशों के टॉप लीडर्स की मीटिंग हुई यूएसए में, उस टाइम पर रूल ऑफ लॉ की बात हुई थी, रीजनल सिक्योरिटी की बात हुई थी। और ये जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आ रहा है वो अब कुछ दिनों के बाद, मीन्स इनफैक्ट आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये एक्सरसाइज की शुरुआत हो चुकी है। बे ऑफ बंगाल में मालाबार नेवल एक्सरसाइज का सेकंड फेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और फर्स्ट फेज जो था वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में रखा गया था अगस्त 2021 में। और फर्स्ट फेज में यूएसए ने अपना सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी भेजा था। तो अगर क्वाड
मिलिट्री नहीं है, अगर क्वाड डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर इस प्रकार की एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है? यूएसए के जो नेवल ऑपरेशंस के जो एडमिरल हैं माइक गिल्डे, उन्होंने कहा है द एक्सरसाइज विल हेल्प क्रिएट एन इंक्लूसिव फ्री एंड ओपन रूल्स बेस्ड ऑर्डर एंड विल इंक्रीज आवर इंटरऑपरेबिलिटी फॉर डेकेड्स टू कम एज वेल एज मेंटेन सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो यूएसए के जो नेवल चीफ है वो ये कहते हैं कि ये एक्सरसाइज जो है ये डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओपन एंड फ्री एंड ओपन रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए, या फिर इंडो पैसिफिक को रूल बेस्ड रखने के लिए, फ्री रखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। साइड साइड में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नेवल एक्सरसाइज की जिसका नाम है ओजिंडेक्स, फिर जापान के साथ की जिसका नाम है जिमेक्स। तो ये एक्सरसाइजेस हमने की। तो ये सारी एक्सरसाइजेस हमने क्यों की, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न। मीन्स हमारी बात नहीं है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट यूएसए स्टैंड। क्या ये सारी एक्सरसाइजेस चल रही थी, तो फिर आपने उस टाइम पर हमें क्यों नहीं बताया? और सेकंड जो फेज़ है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, तो ये सेकंड फेज़ में एंटी सरफेस, एंटी एयर, एंटी सबमरीन ड्रिल्स की जाएगी। तो अगर नॉन डिफेंस है, नॉन मिलिट्री है, तो ये सारी ड्रिल्स करने की आवश्यकता क्यों है? और सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें, अगर आप सप्लाई चेन की रक्षा करना चाहते हैं, तो ये रक्षा ऐसे ही बातों से नहीं होगी। यू हैव टू प्रोवाइड मिलिट्री सिक्योरिटी कवर। अगर आप नेविगेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और क्वाड फिर से रिएक्टिव क्यों हुआ? क्वाड इसलिए रिएक्टिव हुआ क्योंकि चाइना ने अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। दूसरी तरफ ताइवान स्ट्रेट में चाइना का बिहेवियर काफ़ी डेंजरस हो चुका था। दूसरे रीजन्स में भी, साउथ चाइना सी में भी उनका बिहेवियर जो है वो काफ़ी डेंजरस हो गया था। ये सारी चीज़ें, ऊपर से यूएसए जो है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जब ये स्टेटमेंट दिया कि ये कोरोना वायरस का जन्म कहाँ से हुआ, इसकी थरो एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो उस टाइम पर चाइना जो है वो काफ़ी भड़क गया और चाइना ने धमकियाँ भी दी थी ऑस्ट्रेलिया को कि हम आपके साथ बिजनेस टाइज तोड़ देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक्सेट्रा। फिर भारत और चाइना के बीच में तो एलएसी का इश्यू चल रहा है। जापान और चाइना के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। इट्स अबाउट दिस शेनकाकू आइलैंड्स। और यूएसए के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज है यूएसए का जो सुपर पावर की सीट के ऊपर जो यूएसए बैठा है, तो उसको वहाँ से हटाकर चाइना जो है वो उस सीट पर बैठना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी अगर हम डिफेंस को नज़रअंदाज करें। ओकस वो एक अलग ग्रुप है। यूएसए अगर उसमें यूएसए और ऑस्ट्रेलिया किसी दूसरे क्षेत्र में उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो दे कैन, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स अगर आते रहें तो चाइना के लिए ये कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाएगा। चाइना अपने लोगों को यही कहेगा कि देखिए ये 4 देश मिलकर चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आज वो ही श्योर नहीं है कि वो क्या करना चाहते हैं, इज़न्ट इट? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, बूस्ट टूरिज्म थ्रू डिसरप्शन। द हिंदू का ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ना। वी ऑल नो कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की क्या हालत हुई। ट्रैवलिंग ही बंद हो गया था, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन, रेस्टोरेंट, होटल्स, ये सारी चीज़ें, स्पा और जो भी दूसरी अलग अलग इसके साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी की सारी ठप हो गई। भारत सरकार ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि जो 11,000 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स और ट्रैवलर्स हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भारत सरकार प्रोवाइड करेगी। And it also said once international travel resumes, the first 5 lakh tourists will be issued visas free of charge. जब इंटरनेशनल टूरिज्म वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, उस टाइम पर भारत सरकार जो है पहले 5 लाख टूरिस्ट को फ्री ऑफ चार्ज वीज़ा प्रोवाइड करेगी। इट इज़ टू एनकरेज देम टू विजिट इंडिया, टू कम टू इंडिया। पेंडेमिक समय से पहले भी प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट किया गया या फिर किया जाता है। एक लंबे समय से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ अलग अलग स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की, जैसे कि ई वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल, ये सारी चीज़ें। फिर ग्लोबल मीडिया कैंपेन्स कंडक्ट किए गए, हेरिटेज ट्रेल कंडक्ट किए गए, पर्यटन पर्व सेलिब्रेट किया गया। तो ये सारे अलग अलग प्रोग्राम्स
सरकार इसलिए कर रही थी क्योंकि सरकार को पता है कि टूरिज़्म सेक्टर एक ऐसा है जो अच्छी क्वालिटी की, गुड क्वालिटी की, अच्छे पे वाली, अच्छी सैलरी वाली जॉब्स जनरेट करने की अगर किसी क्षेत्र में ताकत है तो वो है टूरिज्म सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग तो है ही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से भी अच्छी जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग से भी अच्छी सैलरी आपको टूरिज्म सेक्टर में मिलती है। तो ये सारे स्टेप्स उठाए, लेकिन वी नीड टू टेक सम मोर लॉन्ग टर्म मेजर्स। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की वजह से काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो पैदा हुए हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टार्टअप्स जो हैं उनको और ज़्यादा बड़े पुश की, बड़े पुल की आवश्यकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, an investment of 1 million rupees generates 78 jobs in the tourism sector। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं टूरिज्म सेक्टर में तो 78 जॉब्स जनरेट होती है। अगर आप 10 लाख रुपए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ 18 जॉब्स जनरेट होती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में करते हैं तो सिर्फ 45 जॉब्स जनरेट होती हैं। टूरिज्म सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये 3 सेक्टर्स की बात करें तो अगर आप टूरिज्म में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा जॉब्स जनरेट होती है टूरिज्म में। और इसमें ना तो कोई जेस्टेशन पीरियड होता है, जो इंडस्ट्रियल जेस्टेशन पीरियड होता है कि आपने कोई फैक्ट्री खोली तो फैक्ट्री वो जब स्टार्ट होगी तो फिर स्टार्ट के बाद जब प्रॉफिट करने लगेगी तो एक लंबा वक्त लगेगा। टूरिज्म सेक्टर में ऐसा लेट्स से कि आपने जू है, जब से आपने उसको ओपन किया तब से वो रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो कंपेयर टू, ऐसा नहीं है कि जेस्टेशन पीरियड है ही नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री का जो एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है वैसा नहीं है। इसका जेस्टेशन पीरियड ना के बराबर है। कम कैपिटल में आप ज़्यादा चीज़ें जो है वो कर सकते हैं टूरिज्म सेक्टर में। तो व्हाट वी नीड इज़ वी नीड टू ट्रेन आवर वर्कफोर्स। बहुत सारी खामियां हैं हमारे देश में, हमारे लोगों में खामियां हैं एज फार एज टूरिज्म सेक्टर इज़ कंसर्न्ड। तो अच्छी स्किल्स उनको प्रोवाइड करना ताकि वो जॉब जो है मीन्स टूरिज्म सेक्टर ने ढूंढ सके। फिर एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने की आवश्यकता है ताकि वो नया डिसरप्शन क्रिएट करके नई जॉब्स और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जनरेट कर सकें। इसके साथ साथ टूरिज्म सेक्टर जो है इसकी एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट भी होती है। आप किसी क्षेत्र में अगर एक बड़ी होटल बनाते हैं तो नज़दीक में एक पेट्रोल पंप आ जाएगा, नज़दीक में एक बाज़ार आ जाएगी, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे, बहुत सारे कपड़ों की दुकानें आएगी, ये वो सारी चीज़ें। आपके क्षेत्र में अगर कोई खासियत है तो वो उस डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ों की दुकानें भी वहाँ पर आ जाएगी उस बड़ी होटल के आसपास या फिर उस शहर में या फिर उस टाउन में। तो एक होटल की वजह से इतनी सारी अलग अलग इंडस्ट्री जो हैं उसको भी काम मिलता है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2019 ये कहता है कि 2022 तक हमारी वर्कफोर्स जो हैं वो बढ़कर 600 मिलियन हो जाएगी। तो वी नीड टू क्रिएट मोर जॉब्स। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें क्रिएट करनी होगी और टूरिज्म सेक्टर इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को अगर आप देखें तो इसमें भी भारत ने काफ़ी अच्छी तरक्की की है। 2013 में वी वर एट 65th पोजीशन, 2017 में 40th पोजीशन तक पहुँचे और 2019 में हमारी पोजीशन थी 34th। तो इसमें इस इंडेक्स में भी भारत का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन आज भी अगर आप सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, एक छोटा सा देश है, उस छोटे से देश में हर साल भारत से भी ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं। भारत में लगभग 1 करोड़ जितने टूरिस्ट हर साल विजिट करते हैं बाहर से, मैं फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ। हमारे देश से कई गुना ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो सिंगापुर में जाता है। पर हमारा देश एक कितनी पुरानी जगह है, नई जगह है, कितनी सारी चीज़ें हैं और दुनिया के सभी अलग अलग प्रकार के टेरेन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको ड्राई डेजर्ट भी मिलेगा, आपको हिल डेजर्ट भी मिलेगा, कोल्ड हिल डेजर्ट लद्दाख मिलेगा, आपको बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ मिलेगी, आपको प्लेन्स मिलेंगे, आपको आइलैंड्स मिलेंगे, कोस्टल एरिया है, कितने सारे अलग अलग लोकेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं।
लेकिन फिर भी सिंगापुर हमसे ज़्यादा टूरिस्ट फॉरेन जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है उसको अट्रैक्ट कर पाता है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमने हमारे प्रोडक्ट्स या फिर हमारी जो खासियत है उसको अच्छी तरीके से पैक नहीं किया, उसका प्रॉपर मार्केटिंग नहीं किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है। बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल दूं अगर आपको, तो महिलाओं के लिए ट्रैवलिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बेसिक जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं है, टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर देन यू नीड टू विजिट टू लू और वॉशरूम, वो अगर अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल नहीं है तो भारत के लोग भी नहीं जा पाते, तो बाहर के लोग कहाँ से आएंगे, जस्ट इमेजिन। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो होते रहते हैं। तो यहाँ पर ये सजेशन दिया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम पूरी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, बड़ी छोटी होटल्स, छोटे लोकेशन, सारी चीज़ों को ऑन बोर्ड ला सकते हैं, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं और नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम टूरिज़्म को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन अकेले टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होगा, सपोर्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट करना होगा। इसी के साथ साथ सेफ्टी महसूस होनी चाहिए। फिर बाहर से कोई यहाँ पर आता है, उनका पर्स चोरी हो जाता है, उनसे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, उनके साथ चीटिंग हो जाती है, महिलाओं के साथ रेप होता है, ऐसे अगर इंसिडेंट्स होते रहें तो फिर यहाँ पर कौन घूमने के लिए आएगा। हीड कोशन पायोनियर का ये आर्टिकल है। केरला की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में, और ये जो 1 नवंबर है 2021 का, तो इस 1 नवंबर में 21 मंथ्स के बाद, लगभग 2 साल के बाद स्कूल्स जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस केरला में फिर से खोले जाएंगे। अब स्टूडेंट्स को तो काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि एक लंबे समय से वो घर में बंद हैं, लेकिन मेडिकल कम्युनिटी जो है ये इस डिसीजन को लेकर थोड़ी चिंतित है। मेडिकल कम्युनिटी का कहना यह है कि क्या हमें बच्चों की हेल्थ के साथ इस प्रकार का रिस्क क्या हमें लेना चाहिए। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो सही आंकड़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो है वो 13% के आसपास है और 1 लाख से भी कम सैंपल्स को हर रोज़ टेस्ट किए जाते हैं। उसका एक पड़ोसी जो राज्य है तमिलनाडु में केसेस कम है, तो भी तमिलनाडु 1.5 लाख सैंपल्स को पर डे एनालाइज कर रहा है। तमिलनाडु ने भी अपनी स्कूल्स खोली, लेकिन तमिलनाडु ने ये ऑप्शन भी रखा है कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। केरला को अपनी मिस्टेक्स से सीखने की ज़रूरत है, एक आवश्यकता है, क्योंकि 3-4 महीने और अगर स्कूल्स बंद रहेगी तो दैट विल बी फाइन। लेकिन एक बार फिर से अगर वहाँ पर थर्ड वेव जैसी सिचुएशन आ गई तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। पूरे देश के लिए ये एक बड़ा ख़तरा हो जाएगा। और फिर पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो है, जैसे कि मेमोरी फैग, यानी कि याददाश्त जो है वो थोड़ी वीक हो जाना, तो ये सारे इश्यूज अगर बच्चे के साथ होंगे तो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर भी तो इफेक्ट होगा, इज़न्ट इट। तो द बॉटम लाइन यही है कि शुड नॉट टेक हेस्टी डिसीजंस। इतनी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सोच समझ कर। अभी भी देर नहीं हुई है। इट्स स्टिल व्हाट, आज कौन सी डेट है, जस्ट 13th, राइट। तो 13th वी हैव मोर 17-18 डेज अभी हैं डिसीजन लेने के लिए। तो इसमें अगर डिसीजन चेंज किया जाता है तो कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ें हों, तो दैट विल बी मोर लॉजिकल आई थिंक। न्यूज़ की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था अफगानिस्तान के बारे में, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने G20 की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट हुई थी तो इसमें पार्ट लिया था, और इसमें उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म के लिए ना हो, इस बात को हमें पक्का करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अफ़गानिस्तान के जो सिटीजन्स हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिले, उनको दवाई, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें मिले, अर्जेंटली मिले। इसको लेकर भारत भी मदद करने के लिए तैयार है। और इसके अलावा कुछ दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, न्यूज़ हेडलाइंस है, तो आप प्लीज़ PDF को डाउनलोड करने के बाद देख लीजिएगा। एंड आई विल सी यू टुमारो। बिफोर दैट, जो कल मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है रिप्रोडक्शन नंबर। एक नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इट्स अबाउट G20 एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन। हमारी चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि जो स्मार्ट कोर्सेज हैं उसके ऊपर जो ऑफर है इट्स वैलिड टिल 15th अक्टूबर ओनली, तो 3 दिन ही बचे हैं. मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड आई विल सी यू टुमारो अर्ली मॉर्निंग. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.